हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर देखेंगे। ये जो आपको न्यूरॉन दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मतलब सेरिब्रम पार्ट का जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम, वहां पर होता है एक मोटर एरिया, और मोटर एरिया से नर्व इंपल्स को लेके आता है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो आप जानते ही होंगे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है मसल सेल का, इसको बोला जाता है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा और मोटर न्यूरॉन दोनों को एक साथ अगर मिला दे तो यहाँ पर इसको बोला जाता है न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। मोटर न्यूरॉन और इस मसल फाइबर सेल दोनों को मिला दे तो एक मोटर यूनिट बनता है। ये सारी चीजें जो है ना, तो ये शायद आपको पता होगी, है ना। और ये न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन बोला जाता है इतने पार्ट को, जहां पर मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा होता है। ठीक है, और इसकी जो एनाटॉमी है उसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। अभी मेरे किसी खास खास तो नहीं बोल सकते, हाँ खास मान लो, कोई स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि भाई बना के दो वीडियो, तो मैं चलो बना के दे देता हूँ बोला। तो अब इसमें देखिए, जैसे क्या होता है, नर्व इंपल्स जो है ट्रैवल करके यहाँ आती है न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन में। वैसे क्या होता है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलते हैं सिनेप्टिक नॉब से। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या होता है, एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो साइनेप्टिक नॉब से बाहर निकलता है। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर को हम लाइगेंड भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट वी कॉल्ड इट, लाइगेंड। ठीक है, तो ये जैसे ही निकलते हैं तो ये जाके इन रिसेप्टर्स, यहाँ पर सार्कोलेमा में एक रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बोला जाता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन मसल फाइबर सेल। ठीक है, ये बोला जाता है इसको। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन जाके इनसे जाके टकराते, इन रिसेप्टर से जाके टकराते, और जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन जाके एनएम रिसेप्टर से जाके टकराते हैं, वैसे क्या होता है, ये सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज अपने को पहले ये मालूम होना बिल्कुल जरूरी है कि ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है सार्कोलीमा का, इसमें पॉजिटिव चार्ज फिलहाल बाहर की तरफ है और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। पोल बनते हैं ना, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल करके दो पोल होते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव बाहर नेगेटिव अंदर, तो ये इस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है -90 मिलीवोल्ट का। ठीक है, तो ये हो गया, अभी रेस्टिंग स्टेट में है। जैसी नर्व इंपल्स यहाँ पहुंचती है, एसिटाइल कोलिन निकलता है, एसिटाइल कोलिन जाके टकराता है इन रिसेप्टर से, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर। जैसी ये एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर इससे टकराता है, वैसे क्या होता है, सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, ये सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल विल गेट व्हाट, ओपन। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से ओपन हो गया। अब ओपन होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में Na प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा क्वांटिटी में है, और अंदर के साइड Na प्लस कम क्वांटिटी में है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ज्यादा से कम की तरफ फ्लो कर जाएंगे सोडियम आयंस। और जैसे सोडियम आयंस अंदर की तरफ आए, वैसे क्या होगा, अंदर के साइड में क्या जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और बाहर के साइड में क्या जनरेट होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब कि क्या हुआ, पोलैरिटी रिवर्स हो गई, है ना, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब अपन इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, अब इस मेम्ब्रेन को अपन बोलेंगे डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, मतलब बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। और इसका अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिर के कुछ हो जाएगा +30 मिलीवोल्ट के आसपास। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। अब हुआ क्या, अंदर के साइड कौन सा चार्ज आ गया है, यहाँ पर अंदर के साइड आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और बाहर के साइड, ठीक है, अंदर के साइड पॉजिटिव चार्ज और बाहर के साइड नेगेटिव चार्ज आ गया है, डीपोलराइज्ड हो गया है। अब तो यहां पर भी कुछ इसी प्रकार का सिनेरियो होगा, बाहर के साइड नेगेटिव, अंदर के साइड पॉजिटिव। ये जो ऐसे इमेजिनेशन दिख रहा है इसको
टी ट्यूब्यूल बोलते हैं, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मसल फाइबर में होता है इसीलिए, और इसको एल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या टी ट्यूब्यूल, एंड इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, तो जैसी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव हुआ, वैसे क्या होता है, ये डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर, या इसे हम और क्या कहते हैं, डीएचपीआर रिसेप्टर, डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर, ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये एक्टिवेट होता है तो ये जो है एल ट्यूब्यूल, एल मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मसल फाइबर सेल में है ना, इसको एल ट्यूब्यूल या और क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलेंगे इसको, ये ट्यूब को, है ना। और इस ट्यूब में लगा हुआ है एक रिसेप्टर जिसको बोला जाता है राइनोडाइन रिसेप्टर। तो राइनोडाइन रिसेप्टर जो होता है इसको और क्या बोलते हैं बताइए, RYR रिसेप्टर, राइनोडाइन रिसेप्टर। ठीक है, तो जैसी इसकी पोलैरिटी रिवर्स होती है वैसी ये डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो इसको इससे टकराता है, इससे राइनोडाइन रिसेप्टर से, और राइनोडाइन रिसेप्टर को क्या करता है, ओपन कर देता है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लो ये जो है DHPR रिसेप्टर और ये है RYR रिसेप्टर। तो DHPR रिसेप्टर RYR रिसेप्टर के अंदर ऐसे घुसता है। ठीक है, ये DHPR रिसेप्टर है, ये RYR रिसेप्टर के अंदर घुस के उसको ऐसे फैला देता है, ओपन कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अंदर के जो कैल्शियम आयंस है वो RYR रिसेप्टर से निकलकर कहाँ आ जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, बाहर मतलब ये सार्कोप्लाज्म में आ जाएंगे, और जैसे यहाँ आए वो जाकर किससे जाकर जुड़ेंगे, वो जाकर जुड़ेंगे कैसे, ये इसको क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, इसको बोला जाता है क्या, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होते हैं, ITC। तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन C से जाकर ऐसे बाइंड हो जाता है, देखिए। ठीक है, और आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये अपने पीछे ये ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन में ये जो साइट होती है इसको बोला जाता है क्या, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके कौन रखता है, ट्रोपोनिन सब यूनिट। अब जैसी कैल्शियम आयन आके ट्रोपोनिन सब यूनिट से मतलब ट्रोपोनिन C से जाकर जैसी कनेक्ट होता है, वैसी क्या होता है, इसमें कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं ट्रोपोनिन में, और ट्रोपोनिन में चेंजेस आने की वजह से वो क्या करता है, ये जो ऊपर में ट्रोपोमायोसिन है उसको आगे की तरफ धक्का देता है। आगे की तरफ धक्का देने की वजह से ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे आगे की तरफ आ जाता है, आगे आ जाता है ये, और ये वही पार्ट है जहां पर मायोसिन आके बाइंड करेगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट है ना। तो क्या होता है, जैसे कैल्शियम आयन ने ट्रोपोनिन को बाइंड किया, ट्रोपोनिन में कुछ चेंजेस आए, ट्रोपोनिन ने ये ट्रोपोमायोसिन को आगे की तरफ धक्का दिया, जिससे ये जो साइट जो इसने पहले छुपा कर रखी थी, ये कौन सी साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, वो आगे की ओर चलेगी। क्लियर हुआ, मतलब ये एक्सपोज हो गई। अब यहाँ पर मायोसिन का हेड आके बाइंड करेगा। ठीक है, इस साइड में क्या होगा, मायोसिन का हेड आके बाइंड करेगा। यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब क्या होता है वो अपन देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि वो साइड तो एक्सपोज हो गई थी, है ना। एक बार बना देता हूँ यहाँ पर फिर से। देखिए ये था, अब ये यहाँ पर आ गई, ये वाली साइड यहाँ आ गई। अब इसी के जस्ट नीचे पे होता है मायोसिन का हेड। ठीक है, मायोसिन हेड जो होता है ये है मायोसिन का हेड। अब मायोसिन के हेड में आप लोग जानते हैं कि 2 साइड्स होती है, एक को बोला जाता है ATP बाइंडिंग साइट और एक को बोला जाता है क्या, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये वाले साइट में कौन आकर जुड़ेगा,
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी आके जैसे इसमें जुड़ा तो वो दो भाग में टूट जाता है, एटीपी दो भाग में टूट जाता है, उसको बोला जाता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट विथ रिमूवल ऑफ वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखो होता क्या है, ये मायोसिन का जो हेड है ये खुद एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है एटीपीएस एंजाइम। द मायोसिन हेड इटसेल्फ इज एन एंजाइम कॉल्ड एटीपीएस एंजाइम। तो जैसे ही एटीपी आके बाइंड किया, क्या हुआ, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपीएस एंजाइम विल डिवाइड इनटू एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट विथ रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहां पर क्या हो रहा है बताइए, बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, 3 फॉस्फेट थे, 3 में से एक फॉस्फेट निकल गया, मतलब बॉन्ड टूटा है यहाँ पे। और जब भी बॉन्ड टूटता है दो एटम के बीच में तो एनर्जी रिलीज होती है जिसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस हेड में ताकत आ जाएगी, है ना, और ये हेड जो है ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा। और एट लास्ट क्या होगा, देखिए ये जो साइड थी इसको हमने क्या कहा था, दिस साइड इज व्हाट मायोसिन, सॉरी एक्टिन बाइंडिंग साइड। तो ये जाकर वो एक्टिन की एक्सपोज्ड साइड में जाके चिपक जाएगा ये, ठीक है। तो हेड अब चिपक गया किसमें, एक्सपोज्ड साइड ऑन एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन है ना, इसमें जाके चिपका। और इसके अंदर दो चीज अब भी है, वो कौन कौन सी दो चीज है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दो चीज है इसमें, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसको छोड़कर बाहर निकलेंगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे बाहर निकलेंगे, वैसे ही ये हेड थोड़ा इस साइड में ऐसे टर्न होगा, ठीक है। चलो मैं आपको ये समझाता हूं, जैसे कि मान लो कि मैं पहले एक मायोसिन बना लेता हूं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं मायोसिन। अब मायोसिन में ये निकला हुआ है इस प्रकार से। तो देखो एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, जैसे ये मायोसिन का हेड एक्टिन से चिपक जाता है, ये बना देता है, इसको बोला जाता है क्रॉस ब्रिज या एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो बना है इसको बोला जाता है क्या, क्रॉस ब्रिज या एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये बना यहाँ पर, और ये क्या है, इसको अपन बोलेंगे एक्टिन, ठीक है। तो जैसी इसमें कौन आया, एटीपी आके बाइंड किया, तो यहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट गया, और जैसी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर की तरफ निकले वैसे क्या हो गया, मतलब पहले ये टूटा तो इसके वजह से ये जाकर इससे जुड़ा, ठीक है। और एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, जैसी एटीपी आके इससे जुड़ा तो ये टूट गया एडीपी और पीआई में, जिसके कारण इसको ताकत मिली और ये ऊपर उठ के चिपक गया किससे, एक्टिन से, और इसको हमने क्या बोला, क्रॉस ब्रिज। अब जैसी यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चीज ये गलत है, जैसे कि इसको थोड़ा सा फिर से अपन समझेंगे, है ना, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये अब इसमें आकर एटीपी, तो एटीपी टूट गया किसमें, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये कैटाबोलिक रिएक्शन है, कैटाबोलिक रिएक्शन से एनर्जी मिली हेड को, तो एनर्जी ऊपर की तरफ मूव किया, ऊपर की तरफ मूव करने से ये कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर में क्या है, एडीपी और पीआई, ठीक है, और ये चिपक गया इससे। कुछ टाइम बाद ये एडीपी और पीआई को अपने यहां से रिलीज करेगा, तो जैसी एडीपी और पीआई मायोसिन के हेड से बाहर निकलेंगे वैसी यहाँ पर ये जो आपको एंगल दिख रहा है 90 डिग्री का, ये चेंज हो जाएगा और ये ऐसे 45 डिग्री हो जाएगा, इसको बोला जाता है पावर स्ट्रोक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। ये हेड और इधर हो गया, इस साइड हो गया, तो उसकी वजह से अब क्या होगा, ये एक्टिन भी इस साइड स्लाइड करेगा,
इस साइड स्लाइड करेगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ वाले एक्टिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। यहाँ पे भी मायोसिन का कोई आर्म, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, और ये इससे जाके चिपकेगा, और फिर ये भी इस साइड मूव करेगा। तो ये दो एक्टिन एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव करेंगे, है ना। अब दो एक्टिन एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो आप लोगों को पता होगा एक्टिन को कौन बाइसेक्ट करता है, बताइए, जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन। अब जैसे दोनों एक्टिन एक दूसरे की तरफ स्लाइड किए तो ये दो जेड लाइन भी जो है एक दूसरे के एकदम, ये भी इस साइड स्लाइड होगी, ये वाली जेड लाइन, और ये वाली जेड लाइन भी इस साइड स्लाइड होगी, और जेड लाइन के बीच के एरिया को आप लोग क्या बोलते हो, सार्कोमियर। तो यहाँ पर दो जेड लाइन एक्टिन ऐसे स्लाइड होंगे, कौन स्लाइड करा है, ये इसको ऐसे किया तो एक्टिन स्लाइड हुआ, ये हेड इसको। ठीक है, तो एरिया ऑफ सार्कोमियर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर अब ये क्रॉस ब्रिज बन गया है, हम चाहते हैं कि क्रॉस ब्रिज छूट जाए, लेकिन ये जो हेड है ये इतने आसानी से इस क्रॉस ब्रिज को नहीं छोड़ेगा। इस हेड को हमें एक रिश्वत देनी पड़ेगी जिसका नाम है एक एटीपी। जैसे इससे नया एटीपी ज्वाइन होगा, ये इस हेड को तोड़ के वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन में, और एक्टिन वापस से, दोनों एक्टिन, ये इसको टूट जाएगा तो एक्टिन पीछे चला जाएगा, दो जेड लाइन भी एक दूसरे से दूर चले जाएंगी, और इसकी वजह से हो जाएगा मसल का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो अगर हमें क्रॉस ब्रिज तोड़ना है तो हमको एटीपी यहाँ पे लाके जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर उसमें उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। अब वो जो एटीपी, नया एटीपी चिपका है, फिर से वो ही टूटेगा इसमें एडीपी और पीआई में, फिर से एनर्जी लेके फिर से एक्टिन से बाइंड करेगा, फिर जैसे उसके अंदर से एडीपी और पीआई निकलेंगे वो ऐसे 90 डिग्री का एंगल 45 होगा और ये इधर खिंचाएगा, ये साइकिल फिर से रिपीट होगी। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की ये जो साइकिल है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन आई थिंक आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि दो जेड लाइन जब एक दूसरे के करीब आती है तो उसको बोला जाता है, और या एरिया ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तब तक चलेगा जब तक पूरे के पूरे कैल्शियम आयन वापस वहां न चले जाए जहां से वो आए थे। तो आप लोगों को पता होगा ये, इसको सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोएंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या इसको एल्टिब्यूल बोला जाता है। तो जो भी कैल्शियम आके यहाँ पर चिपके थे, ठीक है, यहाँ पर आके कैल्शियम, वो सारे कैल्शियम जब तक वापस न चले जाए तब तक ये मसल कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम आयन है उसको इसके अंदर जाना है वापस, तो यहाँ पर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये इसके ऊपर, ये इसके अंदर ऐसे जाएगा, बाय विच प्रोसेस, द प्रोसेस कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं सरका, SERCA। यहाँ कैल्शियम काय से अंदर जाएगा वापिस, SERCA, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम ATPase, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम ATPase करके ये चैनल है। ठीक है, पंप मान लो, क्योंकि ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, यहाँ पे कैल्शियम ज्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसके लिए ये जो है इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, यहाँ एनर्जी लगेगी। SERCA, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम ATPase नाम का पंप है, वो कैल्शियम को वापस भेजता है। ठीक है, तो जैसे ये वापस चला जाता है फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन बंद होता है। आई होप आपको समझ में आएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप मुझे बताएं तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये तो ऐसी एक वीडियो एक स्टूडेंट के लिए बनाया, मैं डिटेल वीडियो में बाद में बनाऊंगा ताकि उस स्टूडेंट को बस समझ में आए। इसको बेसिक से पढ़ना पड़ता है, अगर हम आप को बेसिक क्लियर नहीं होगा तो मैं अभी जो भी पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको बेसिक क्लियर करना है तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग से वीडियो डालूंगा। ठीक है, टिल दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।